अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप होम्योस्टेसिस का चैप्टर जो है हमने मिलके स्टार्ट किया था। स्टार्ट से इंट्रोडक्शन लेक्चर और उसके बाद आपको होम्योस्टेसिस का समझाया। होम्योस्टेसिस के 3 मेन फंक्शंस हमने डिस्कस किए, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अब मीनवाइल हम जो है वो इन तीनों स्टेप्स को, क्योंकि हमने होम्योस्टेसिस को पढ़ना है, मैंने आपको कंक्लूड किया था कि होम्योस्टेसिस जो है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक ऑस्मोरेगुलेशन, जिसमें मैंने वाटर और सॉल्यूट्स के हवाले से आपसे बात की थी। दूसरा मैंने आपको थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर के हवाले से बात की थी। और एक एक्सक्रीशन, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के बारे में बात की थी। ये तीनों चीज़ें मिलाकर होम्योस्टेसिस है। तो पूरा चैप्टर क्योंकि होम्योस्टेसिस पर है, तो हम इन तीनों चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आगे हमने इन्हीं को पढ़ना है। ऑस्मोरेगुलेशन को हम इन डिटेल देखने जा रहे हैं। हम ऑस्मोरेगुलेशन को सबसे पहले जनरल डिस्कशन में लेकर आएंगे। उसके बाद हम ऑस्मोरेगुलेशन को एनिमल्स में चेक करेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन एनिमल्स में कैसे होती है। उसके बाद हम ऑस्मोरेगुलेशन को प्लांट्स में चेक करेंगे कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। और मीनवाइल इसी तरह से हम आगे चलेंगे। हमने इसके बाद थर्मोरेगुलेशन को भी एनिमल प्लांट्स में पढ़ना है। हमने इसके बाद एक्सक्रीशन को भी एनिमल और प्लांट्स में पढ़ना है। ये आपके चैप्टर का पूरा कंटेंट इसी पर मुश्तमिल है। तो जैसे कि मैं कहता होता हूँ आपको स्टार्ट में लेक्चर के, कि अगर आपको पुराने वाले लेक्चर समझ में नहीं आए तो आपको ये भी समझ नहीं आने वाले। मैंने इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि हर लेक्चर आप लें और पूरा लेक्चर सुने, ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर आप नहीं समझ पाए प्रीवियस टॉपिक, तो आपको आगे वाले टॉपिक में समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत मुश्किल होगी कि आप उसको कंप्रीहेंड कर पाएँ कम्प्लीटली। तो हम अब कंटिन्यू करेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन पे जनरल डिस्कशन है। यहाँ पर फिर वही कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बायोलॉजी के अंदर आपको समझनी पड़ेंगी। न्यू टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ लोग इनसे वाकिफ़ भी होंगे, लेकिन यहाँ मैं इसको दोबारा से सम अप करूँगा ताकि मज़ीद अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। तो आप साथ रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे फिर आपको बताऊँ, मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं, समझाने के लिए खड़ा हूँ। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। आगे चल के ये कंसेप्ट्स आपके काम आएंगे। यहाँ से शॉर्ट आंसर्स एमसीक्यूज निकलेंगे, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं जी, ऑस्मोरेगुलेशन को। ऑस्मोरेगुलेशन हम पढ़ चुके हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं और अब तक आपको याद हो जानी चाहिए ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है। ऑस्मोरेगुलेशन में हम यहाँ पे 2 चीज़ें देख रहे हैं। एक हम देख रहे हैं वाटर रिलेशन टू सेल, पानी का सेल से क्या ताल्लुक है, कि पानी जो है वो सेल के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है या सेल के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है। तो ये बेसिक है। अब 2 चीजें हैं, एक है जी सॉल्वेंट और एक है सोल्यूट्स। सेल के अंदर ये 2 ही चीजें होती हैं। सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, जाहिर सी बात है पानी है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इट इज ऑल्सो वर्किंग हियर एज अ सॉल्वेंट। सेल के अंदर भी ये सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा है। और बाकी तमाम जो उसके अंदर सॉल्ट चीज़ें हैं, जिसके अंदर सॉल्ट्स का जिक्र करेंगे, आयंस, ये सॉल्ट्स के ही जो है वो डेरिवेटिव हैं। उसके बाद डिफरेंट और कंसनट्रेटेड, जिसमें आप जो है वो फैट्स को ले सकते हैं, प्रोटीन्स को ले सकते हैं। वट एवर ईच एंड एवरीथिंग दैट इज डिजॉल्व्ड इनसाइड द वाटर, वो सारी की सारी जो है वो सेल के अंदर मौजूद है। ये दोनों मिलकर सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट बना रहे हैं, जिसमें जो मेजर रोल है वो सॉल्वेंट का है, यानी वाटर का है, पानी का है। तो पानी जो है यहाँ पर बेसिक रोल प्ले कर रहा है और इसकी रेगुलेशन, पानी का सेल के अंदर चला जाना या सेल से बाहर निकल आना, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और इसको मेंटेन करने के लिए कि पानी की कंसंट्रेशन बाहर अगर बढ़ गई है तो सेल के अंदर ना बढ़ने पाए, और अगर बाहर कम हो गई है तो सेल के अंदर ना कम होने पाए, इस चीज को मेंटेन करने के लिए होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म काम करता है। और हम इसी के बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं। लास्ट 2-3 लेक्चर गुजरे हैं, उनके अंदर भी हमने इसी के बारे में पढ़ा है कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो बेसिक एक बात जो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट समझा कि पानी जो है वो सेल के अंदर क्या करता है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है और वो कैसे उसको मेंटेन किया जाता है। नंबर 2, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी। अब
इन रेफरेंस हम बॉडी की बात बाद में करेंगे, हम पहले सेल की बात करेंगे। देखें, अगर एक सेल को लें, मेरी पूरी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। अगर एक सेल अपने इंटरनल मैकेनिज्म को प्रॉपरली टैकल नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि मेरी बॉडी भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो यहां पर यह बात समझना जरूरी है कि एक सेल पे होने वाला इफेक्ट वो किस तरह से ओवरऑल बॉडी के फंक्शन को मुतासिर कर सकता है। तो यहां पर दो चीजें, दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए हर सूरत में। अगर आपको ये क्लियर नहीं होती, ये जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं ये कतई तौर पे आपको समझ आने वाला नहीं है। उसमें आपने सबसे पहले ये टर्म याद करनी है। आप जानते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को इस टर्म का अच्छे से पता भी है कि डाइल्यूटेड हम किसको कहते हैं और कंसंट्रेटेड हम किसको कहते हैं। सबसे पहले तो इनको समझेंगे। मैं समझता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये टर्म्स पहले से जानते हैं, अपने केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कहीं भी इनको अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर मैं दोबारा एक बार आपसे ये दोनों टर्म्स क्लियर करना चाह रहा हूं ताकि आपको ये टॉपिक समझ आए, क्योंकि इस टॉपिक की सारी एसेंस जो है वो इन दोनों टर्म्स के समझने में मौजूद है। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगी, आपको आगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। डाइल्यूटेड, डाइल्यूट का मतलब किसी चीज को, किसी चीज के इर्तिकाज को कम कर देना। यानी अगर हम चीनी का शरबत बनाते हैं, चीनी को हम मिक्स करते हैं और चीनी डालते जाते हैं